विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में हम सरकार के अंग के रूप में व्यवस्थापिका का संगठन, कार्य और उसकी प्रवृत्तियों के बारे में अध्ययन करेंगे। राज्य एक निराकार संस्था होती है जिसके द्वारा स्वयं कोई कार्य नहीं किया जा सकता। राज्य अपनी संप्रभु शक्ति का प्रयोग सरकार के माध्यम से ही करता है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि सरकार से हमारा तात्पर्य उन सब व्यक्तियों, संस्थाओं और साधनों से होता है जिनके द्वारा राज्य की इच्छा की अभिव्यक्ति होती है तथा उसे कार्य रूप में प्रदान किया जाता है। सरकार का अर्थ स्पष्ट करते हुए गार्नर लिखते हैं, राज्य की इच्छाओं की पूर्ति जिस संगठन या एजेंसी के द्वारा होती है उसे सरकार कहते हैं। सरकार के जो अंग हैं वो सभी व्यक्तियों के द्वारा सरकार के अंग एक से अधिक अंगों में विभाजित करने की आवश्यकता अनुभव की गई है। कुछ व्यक्तियों के द्वारा सरकार को व्यवस्थापन तथा शासन विभाग इन दो अंगों में विभाजित किया गया है। कुछ व्यक्तियों के द्वारा 5 या 6 अंगों में विभाजित करने का प्रयत्न किया गया है, परंतु सामान्य धारणा यही है कि प्रमुख रूप से सरकार के 3 अंग होते हैं: व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। व्यवस्थापिका कानून बनाने और राज्य की नीति को निश्चित करने का कार्य करती है। कार्यपालिका इन कानूनों को कार्य रूप में परिणत करने कर शासन का संचालन करती है और न्यायपालिका व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित कानूनों के आधार पर न्याय प्रदान करने और संविधान की व्याख्या व रक्षा करने का कार्य करती है। तो इस प्रकार सरकार के 3 अंग हुए: व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो अब हम सबसे पहले व्यवस्थापिका के संगठन, कार्य और प्रवृत्तियों के बारे में अध्ययन करते हैं। व्यवस्थापिका जो है वो सरकार के तीनों अंगों में सबसे महत्वपूर्ण कार्य किए जाते हैं, लेकिन इन तीनों में व्यवस्थापन विभाग जो है वो महत्वपूर्ण है। व्यवस्थापन विभाग ही उन कानूनों का निर्माण करता है जिनके आधार पर कार्यपालिका शासन करती है और न्यायपालिका न्याय प्रदान करने का कार्य करती है। इस प्रकार व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्य के लिए आवश्यक आधार प्रदान करती है और इन दोनों विभागों के कार्यों का मार्ग निश्चित करती है। व्यवस्थापन विभाग केवल कानूनों का ही निर्माण नहीं करता, वरन प्रशासन की नीति भी निश्चित करता है और संस्थात्मक शासन व्यवस्था में तो कार्यपालिका पर प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण भी रखता है। संविधान में संशोधन का कार्य भी व्यवस्थापन के द्वारा ही किया जाता है। अतः यह कहा जा सकता है कि व्यवस्थापन विभाग सरकार के दूसरे 2 अंगों की अपेक्षा महत्वपूर्ण स्थिति रखता है। गिलक्राइस्ट ने व्यवस्थापिका की महत्ता स्पष्ट करते हुए लिखा है कि विधायी सत्ता सरकार के प्रमुख आधार का निर्माण करती है, कार्यपालिका छोटे आधार का और न्यायपालिका अंत का। जिस प्रकार प्रमुख आधार छोटे आधार या अंत से महत्वपूर्ण होता है, उसी प्रकार व्यवस्थापिका न्यायपालिका और कार्यपालिका से बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। अब हम देखते हैं कि व्यवस्थापिका के द्वारा कौन कौन से कार्य किए जाते हैं। फंक्शंस ऑफ लेजिस्लेचर। व्यवस्थापिका का कार्य बहुत सीमा तक शासन पद्धति के स्वरूप पर निर्भर करता है। एक तंत्र, राजतंत्र या अधिनायक तंत्र में व्यवस्थापिका के कोई विशेष कार्य नहीं होते, किंतु लोकतंत्रात्मक राज्यों में व्यवस्थापिका की शक्ति और कार्य बहुत अधिक होते हैं। लोकतंत्रीय राज्यों में भी संसदात्मक एवं अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्थाओं में व्यवस्थापक की स्थिति भिन्न भिन्न होती है। संस्थात्मक शासन में व्यवस्थापिका कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है, जैसा कि अध्यक्षात्मक शासन में संभव नहीं है। सामान्य रूप से लोकतंत्रीय राज्यों में व्यवस्थापिका के द्वारा जो है इस प्रकार से कार्य किए जाते हैं। पहला है कानून निर्माण संबंधी कार्य। व्यवस्थापिका का सबसे मुख्य एवं महत्वपूर्ण कार्य जो है वो कानून निर्माण करना होता है। यह विभाग विधेयकों का प्रारूप तैयार करता, उन पर वाद विवाद करता और फिर उन्हें स्वीकार कर कानून का रूप प्रदान करता है।
व्यवस्थापिका पुराने कानूनों में संशोधन, परिवर्तन व उन्हें समाप्त करने का कार्य भी करती है। दूसरा है संविधान संशोधन का कार्य। प्राय सभी देशों में व्यवस्थापिका संविधान में संशोधन का कार्य करती है। यद्यपि विभिन्न देशों में व्यवस्थापिका के द्वारा यह कार्य भिन्न भिन्न प्रक्रियाओं के आधार पर किया जाता है। जैसे कि इंग्लैंड में पार्लियामेंट अपने सामान्य बहुमत से ही संविधान में किसी भी प्रकार का संशोधन कर सकती है, लेकिन अमेरिका, भारत आदि देशों में संविधान में संशोधन की पद्धति सामान्य कानून निर्माण की पद्धति से भिन्न है। तीसरा है विमर्शात्मक कार्य। वर्तमान समय में व्यवस्थापिका विभाग के लिए सामान्यतः जिस पार्लियामेंट शब्द का प्रयोग किया जाता है वह फ्रेंच शब्द पार्लियामेंट से लिया गया है, जिसका अर्थ है विचार करने के लिए सभा। व्यवस्थापिका में विभिन्न समुदायों, हितों, स्वार्थों, दृष्टिकोणों के प्रतिनिधियों के बीच विस्तृत एवं स्वतंत्र विचार विनिमय होता है और अपने इस कार्य के आधार पर व्यवस्थापिका को लोकमत का दर्पण कहा जा सकता है। व्यवस्थापिका विचारों के आदान प्रदान का यह कार्य किन्हीं निश्चित नियमों के आधार पर करती है, जिन्हें व्यवस्थापिका के कार्य संचालन के नियम कहा जा सकता है। चौथा है राष्ट्रीय वित्त पर नियंत्रण। वर्तमान समय में व्यवस्थापिका कानून निर्माण के साथ साथ ही राष्ट्रीय वित्त पर भी नियंत्रण का कार्य करती है। बिना प्रतिनिधित्व के कोई कर नहीं, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन का सिद्धांत वित्तीय क्षेत्र में व्यवस्थापिका की सर्वोच्चता का प्रतीक है। वास्तव में जनता के प्रतिनिधि व्यवस्थापिका द्वारा जनता के धन अर्थात राष्ट्रीय वित्त पर नियंत्रण रखना स्वाभाविक ही है। अपनी इसी शक्ति के अंतर्गत व्यवस्थापिका यह निश्चित करती है कि किन साधनों से धन प्राप्त किया जाए और इस धन को जनहित कार्यों में किस प्रकार से खर्च किया जाए। नेक्स्ट है प्रशासन पर नियंत्रण। यद्यपि व्यवस्थापिका प्रशासनिक कार्यों में सीधे तौर पर भाग नहीं लेती, लेकिन प्रशासन पर कुछ न कुछ नियंत्रण अवश्य ही रखती है। व्यवस्थापिका द्वारा प्रशासन संबंधी कार्य संस्थात्मक तथा अध्यक्षात्मक शासन पद्धतियों में भिन्न भिन्न रूप से किया जाता है। जैसे संसदीय शासन में व्यवस्थापिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। व्यवस्थापिका द्वारा कार्यपालिका पर यह नियंत्रण प्रश्न, पूरक प्रश्न, स्थगन प्रस्ताव, एडजॉर्नमेंट मोशन, निंदा प्रस्ताव, बजट में कटौती आदि प्रभावशाली विधियों के द्वारा रखा जाता है और अंतिम रूप में व्यवस्थापिका अविश्वास प्रस्ताव पास कर कार्यपालिका को पदच्युत कर सकती है। दूसरा है अध्यक्षात्मक प्रणाली में, तो अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में भी व्यवस्थापिका यानी कांग्रेस जो है प्रशासन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण शक्तियों का उपयोग करती है। पहला, राष्ट्रपति द्वारा की गई संधियों और नियुक्तियों के लिए सीनेट जो कि कांग्रेस का उच्च सदन है की स्वीकृति आवश्यक है। दूसरा, सीनेट के द्वारा जांच समितियों इन्वेस्टिगेशन कमेटीज की नियुक्ति करके प्रशासन के विभिन्न विभागों के कार्यों की जांच की जा सकती है। इन समितियों का महत्व इस बात से स्पष्ट है कि अमेरिका में इन समितियों को मछली पकड़ने का जाल फिशिंग ट्रैप्स कहा जाता है। तीसरा, अमेरिकी व्यवस्थापिका युद्ध और शांति की घोषणा करती है। तो इस प्रकार संसदीय शासन में और अध्यक्षीय शासन में दोनों में ही जो है व्यवस्थापिका की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। व्यवस्थापिका न्याय संबंधी कार्य भी करती है ना। अधिकांश देशों में व्यवस्थापिका द्वारा जो है न्याय संबंधी कार्य भी किया जाता है। इंग्लैंड में तो व्यवस्थापिका का उच्च सदन लॉर्ड सभा, अमेरिका की कांग्रेस और भारत की संसद को भी उच्च कार्यपालिका पदाधिकारियों पर महाभियोग
यानी इंग्लैंड में जो है व्यवस्थापिका लॉर्ड सभा जो है उच्चतम अपील के रूप न्यायालय के रूप में कार्य करता है, और फ्रांस में गणतंत्र परिषद, अमेरिका की कांग्रेस और भारत की संसद को भी उच्च कार्यपालिका पदाधिकारियों पर महाभियोग लगाने और उसका निर्णय करने का अधिकार प्राप्त है। व्यवस्थापिका के द्वारा व्यवस्थापिका के सदस्यों तथा निजी व्यक्तियों पर सदन की निंदा करने पर अभियोग लगाया जा सकता है। ऐसे विषयों के संबंध में सदन न्यायालय के रूप में कार्य करता है और सदन के द्वारा न केवल संसद सदस्यों वरन निजी व्यक्तियों को भी सदन की अवमानना के आरोप में दंडित किया जा सकता है। अगला है निर्वाचन संबंधी कार्य। अधिकांश देशों में व्यवस्थापिकाएं निर्वाचन संबंधी कुछ कार्य भी करती है। जैसे स्विट्जरलैंड की व्यवस्थापिका मंत्रिमंडल के सदस्यों, न्यायाधीशों तथा प्रधान सेनापति का चुनाव करती है। सोवियत संघ में व्यवस्थापिका मंत्रिपरिषद के सदस्यों और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का निर्वाचन करती है। भारत में भी संघीय व्यवस्थापिका तथा राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। समितियों और आयोगों की नियुक्ति। विधानमंडल समय समय पर किन्हीं विशेष कार्यों की जांच करने के लिए समिति और आयोगों की नियुक्ति का कार्य भी करता है। अमेरिका में व्यवस्थापिका के दूसरे सदन सीनेट के द्वारा जांच समितियों की नियुक्ति की जाती है, जो कार्यपालिका की शक्ति पर प्रभावशाली नियंत्रण सिद्ध हुई है। भारत में भी संसद समय समय पर आयोगों की रचना करती है। वित्त आयोग, प्रशासनिक सुधार आयोग इसके उदाहरण हैं। भारत में अमेरिका और इंग्लैंड के आदर्श पर सरकारी नियमों की रचना की गई है। भारत में इन नियमों की गतिविधियों और कार्यों पर संसद का पूरा नियंत्रण रहता है। इसके अतिरिक्त व्यवस्थापिका जन भावनाओं की अभिव्यक्ति होती है। लोकतंत्र में व्यवस्थापिका एक ऐसा स्थान है जहां पर जनता के प्रतिनिधि सरकार का ध्यान जनता के कष्टों के प्रति आकर्षित करते हैं और शासन को जनहित कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। इस प्रकार व्यवस्थापिका विधि निर्माण का ही एकमात्र कार्य नहीं करती, वरन अन्य देशों के क्षेत्रों में भी प्रभावशाली कार्य करती है। गार्डनर ने बिल्कुल ठीक ही कहा है, अधिकांश देशों में व्यवस्थापिका केवल विधि निर्माण का करने वाला अंग ही नहीं, बल्कि साथ ही साथ वह अन्य विभिन्न कार्य भी करता है, जैसे निर्वाचन संबंधी, न्यायिक, निदेशक व कार्यपालिका संबंधी। तो इस प्रकार आज हमने व्यवस्थापिका के किए जाने वाले विविध कार्यों पर इसमें जो है वीडियो में अध्ययन किया। धन्यवाद।